बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी बालोद की, जहां ग्राम अर्जुनी में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बारा की, जहां विधायक राधेश्याम बैरवा की जन संवाद यात्रा का ग्रामीणों ने भारी उत्साह के साथ स्वागत किया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालोद के गुरूर विकासखंड के ग्राम अर्जुनी में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में कृषि, मत्स्य पालन, सहकारिता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, राजस्व और अन्य विभागों की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रवण यंत्र, आवास प्रमाण पत्र सहित कई लाभ वितरित किए गए। इस दौरान कुल 721 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 636 का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और जल संरक्षण, जन कल्याण और सुशासन के उद्देश्यों पर भी जागरूक किया गया। बालोद छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बारा अटरू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक राधेश्याम बैरवा की जन संवाद यात्रा के चौथे दिन कवाई क्षेत्र के लोलाहेड़ी, आमापुरा, सोडलहेड़ी, मुहाखेड़ा, भकरावदा और दिलोदहाती गांव में ग्रामीणों ने भारी उत्साह के साथ स्वागत किया। यात्रा के दौरान गांव-गांव में फूल मालाओं, साफा बंधन और आतिशबाजी के साथ विधायक का अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक ने चौपालों और घर घर जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। विधायक ने कहा कि जनसंवाद यात्रा जनता और जनप्रतिनिधि के बीच विश्वास और जवाबदेही का माध्यम है। क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र हाड़ा, प्रकाश सुमन, आशीष शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण जन मौजूद रहे। बारा से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खंडवा जोन में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर खंडवा, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और होशंगाबाद जिलों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों, व्यापारी मंडल, गौशाला समिति और महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। कार्यक्रमों का संचालन विभिन्न जिलों में अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जबकि बैतूल में आमला टाउन शाखा सहित विशेष आयोजन हुआ। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्थापना दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया और संगठन की एकता, कार्यक्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ग्राहकों में पप्पू, माधुरी, कृष्ण सोनी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों, बड़ी संख्या में बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रमों में फेडरेशन के गौरवशाली इतिहास, कर्मचारियों के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष, बैंकिंग क्षेत्र में उसके योगदान पर प्रकाश डाला गया। सभी वक्ताओं ने संगठन की एकता, संघर्ष और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। हमीरपुर में यमुना नदी पर नाव पलटने की दर्दनाक घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल का निरीक्षण ज्योति नारायण ने किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। लगभग 20 घंटे से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार खोज अभियान चला रही हैं, जिसमें अब तक एक महिला सहित 4 बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य शव की तलाश जारी है। यह हादसा थाना कुरारा क्षेत्र के कुतुबपुर माजरा गांव के पास उस समय हुआ जब 9 सवारियों से भरी नाव नदी पार करते समय पलट गई थी। एक घंटे भी अभी नहीं मिली है। हमीरपुर में ये दुखद घटना हुई है और लोग सभी की संवेदनाएं परिवार के साथ है और यमुना नदी के किनारे भोली पंचायत का हिस्सा है। वहीं बच्चे उठाने के लिए सायंकाल गए, बीच में लेटी कहते हैं यहाँ दियारा में गए। जब वापस आते समय अंधेरा हुआ तो गाय चला दी, नाव के पलट गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फ्लड कंट्रोल, पीएससी की पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। हम प्रयास कर रहे हैं। 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक जाल में दिखाई पड़ा था, परंतु तुरंत पानी में नीचे चले गए। लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी से मिले और परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से दैवीय आपदा में धनराशि है लगभग 4 लाख। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
इगलास नगर पंचायत द्वारा वाहन पार्किंग ठेका लागू किए जाने के बाद टेम्पो और ई रिक्शा चालकों नगर पंचायत कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। नगर पंचायत ने निर्देश दिया था कि सभी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल से ही सवारी भरेंगे, लेकिन कई चालकों ने सड़कों की पटरियों पर वाहन खड़े कर यातायात बाधित किया और पार्किंग शुल्क वसूली का विरोध किया। स्थिति बिगड़ने पर नगर पंचायत कर्मचारियों ने वाहनों को नगर सीमा से बाहर कर दिया। इस पर चालकों ने पुलिस को तहरीर देकर पार्किंग ठेका वसूली को चौथ वसूली बताया। वहीं ईओ ब्रिजेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि शासन के आदेश के तहत ही पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है और सड़क जाम की समस्या रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो चर्चा हो रही है नगर में अवैध रूप से वसूली हो रही है और पार्किंग है नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है और कैसे ठेका उठेगा? देखिए, हमारे यहाँ पहले से भी जो है नगर पंचायत पार्किंग का ठेका उठता है, क्योंकि जो है हमारा हाथरस रोड पर पार्किंग स्थल है जहाँ पर सभी सुविधाएं, शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की उचित व्यवस्था है और सभी गाड़ियां जो है वहीं से होके निकलने का आदेश है। कुछ वाहन चालकों ने जो है जगह जगह जो है स्टॉपेज बना लिए हैं, तो वहाँ से जो है पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है खराब हो रही है। उसको जो है हम लोग हाथरस रोड पर जो हमारा टैक्सी स्टैंड है यहाँ से चलाएंगे और इसमें जो भी वाहन चालक अगर यहाँ नहीं खड़ा करता तो उनके खिलाफ चालान कार्रवाई करेंगे। और रही बात ठेके की, तो ठेका जो है पूरा नियम से उठाया गया ठेका है, बाकायदा इसका टेंडर हुआ, बाकायदा इसकी जो है बोली हुई और नियम के अनुसार ये टेंडर उठाया गया। ये रोड पे जो वाहन खड़े रहते हैं, आपकी चिल्ली हैं, टेम्पू हैं, और आपके द्वारा जो ठेका उठाएगा वो ठेकेदार वहाँ से वसूली करता है रोड से, ऐसा क्यों? नहीं, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उन ठेकेदारों को नोटिस दिया जाएगा और जो है भविष्य में ऐसा कोई भी जो है अगर होती तो ठेका निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। मेन ठेका हमारा हाथरस रोड पर पार्किंग स्थल से है, वहीं से सभी वाहन, सभी जो है टेम्पो ट्रिली जो है वहीं से भर के जाएंगी और वहीं गंतव्य स्थल पर छोड़ेंगे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में भारत की जनगणना 2027 के तहत स्वगणना अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी कपिल सिंह ने किया और उन्होंने खुद ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी स्वगणना कर प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दीप प्रज्वलित कर अभियान का शुभारंभ किया और बताया कि ये पहल आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक सहभागिता आधारित है, जिसके जरिए लोग घर बैठे अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने इसे सरल, सुरक्षित और समय बचाने वाली प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इससे जनगणना के आंकड़ों की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। 21 मई तक लोगों से स्वगणना करने की अपील की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई हो वो ग्राम सचिवालय, जन सुविधा केंद्र या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से सहायता लें। कार्यक्रम में एडीएम वित्त और राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नीलिमा यादव, शालिनी उत्तम, सुरभि शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी संजय यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जनरल सेंसस ऑपरेशंस भारत सरकार माननीय मुख्य सचिव महोदय के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें यह है कि जनगणना 2027 के लिए 2 चरणों में होना है। अभी सेल्फ एन्यूमरेशन का काम यानी कि स्वगणना का कार्य प्रारंभ किया गया है, वो 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक होना है। जनपद कानपुर देहात के जितने सम्मानित निवासीगण हैं, नागरिक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप se.census.gov.in ये एक पोर्टल है जनगणना का, उसमें आप जाइए और अपने मोबाइल नंबर को उस पर डालिए। मोबाइल नंबर जब आप डाल देंगे तो OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आपके SMS में आएगा। उसके माध्यम से उसमें एक प्रश्नोत्तरी है, वो प्रश्नोत्तरी बहुत ही सरल प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही चुनिंदा ऐसे सवाल हैं, बहुत जो निजी सवाल नहीं है लेकिन आपके घर परिवार से संबंधित सवाल है। तो परिवार का जो मुखिया है वो उसके अंदर वो सूचनाएं उसमें टिक कर दें और टिक करके सबमिट कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एन्यूमरेटर है, जो प्रगणक है, जब वो दूसरे स्टेज में आपके घर पे आएगा हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए, तो आप उसको ये ID जो इसमें जनरेट होती है उसको सेव कर लीजिए और उसको बता दीजिए कि भाई मैंने आधा सर्वे तो आपको कंप्लीट कर लिया। उसमें कोई चीज़ और छूट गई होगी तो एन्यूमरेटर जब सेकंड फेज में आएगा तो वो डोर टू डोर सर्वे करेगा, हाउस होल्ड सर्वे करेगा, तब वो आपको बताएगा। और आप सभी जानते ही हैं, जितने हमारे नागरिक हैं उनको भी जानकारी देना चाहूँगा कि 10 साल में एक बार जनगणना होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है
उसमें शासन की, सरकार की नीतियाँ इन आंकड़ों के आधार पर बनती हैं। देश की प्रगति, राज्य की प्रगति, उसकी नीतियाँ, उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो आंकड़े चाहिए होते हैं वो इस जनगणना के माध्यम से होती है। तो हमारे लिए सुविधा, डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है हमारा, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए जो सेंसस कमिश्नर मैडम है, उन्होंने हमको बताया है कि भाई आप सीधे पोर्टल पर जाइए, किसी भी मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे वो एप्पल का मोबाइल हो, जिसमें भी इंटरनेट अवेलेबल है, या आपके गांव के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर है, उसके माध्यम से आप चले जाइए और इस जो se.census.gov.in पोर्टल है, उसमें अपने ज़िले को चूज़ करके और अपने मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से आप अपनी सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। और इस अच्छे कार्य के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, जनपद कानपुर देहात की सही आंकड़े डालने के लिए मैं सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि इसमें भरपूर तरीके से 7 मई से लेकर 21 मई तक इस अभियान के अंदर प्रतिभाग करें। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कबीरधाम पुलिस ने भाभी की हत्या को दुष्कर्म का रूप देने की साजिश का खुलासा करते हुए आरोपी ननद को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक रंजिश के चलते ननद ने अपनी भाभी की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की और घटना को दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या जैसा दिखाने के लिए शव को निवस्त्र कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, जबकि प्रारंभिक विवेचना में किसी प्रकार के दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। बताया गया कि आरोपी महिला पिछले लगभग 5 सालों से मायके में रह रही थी और इसी कारण ननद भाभी के बीच लगातार विवाद और झगड़े होते रहते थे। कबीरधाम पुलिस की त्वरित वैज्ञानिक और पेशेवर विवेचना से पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा अंतर्गत सिंगारपुर गांव में एक महिला की लाश मिली थी। महिला बिलसिया बाई की हत्या कर उसकी लाश को खेत में फेंक दिया गया था और इस हत्या को बलात्कार का रूप भी देने का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस ने तत्काल मामले को पंजीबद्ध कर लिया और गंभीरतापूर्वक इसकी जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी इस प्रकरण में 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की लगातार पतासाजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि मृतिका की जो हत्या है उसकी ननद मालती मरकाम के द्वारा ही की गई है और उसको बलात्कार का रूप देने का प्रयास किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको न्यायिक रिमांड दे दिया जा रहा है। कवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। मौधा टांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बूंदीभूड़ गांव में नई शराब भट्टी खोले जाने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया, जहां भट्टी का विरोध कर रही बंगाली महिलाओं और प्रशासनिक टीम के बीच तनाव बढ़कर धक्का मुक्की और झड़प तक पहुंच गया। ग्रामीण महिलाओं का कहना था कि गांव में शराब भट्टी खुलने से सामाजिक माहौल खराब होगा और युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा, इसलिए इसे अस्थायी रूप से बंद किया जाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुंचे, लेकिन विरोध कर रही महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रहीं। इसी दौरान हुई झड़प में कुछ महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 1 स्थित प्राचीन खेड़ापति गणेश मंदिर में एक आस्था से जुड़ी अनोखी घटना सामने आई है, जहां लगभग 100 सालों बाद भगवान गणेश का वास्तविक स्वरूप श्रद्धालुओं को दिखाई देने का दावा किया गया। मंदिर में चोला चढ़ाने की तैयारी के दौरान पुराना चोला स्वतः उतर गया, जिससे सालों से सिंदूर से ढकी प्रतिमा का 4 भुजा स्वरूप स्पष्ट रूप से नजर आया। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद भजन कीर्तन, हवन पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। बाद में चोले के विसर्जन की प्रक्रिया नर्मदापुरम में संपन्न हुई। यह अद्भुत घटना पूरे नरसिंहगढ़ नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। संभल में तराई किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बिजली विभाग में निजीकरण, मूल्य वृद्धि, अनियमितताओं पर गंभीर चिंता जताई। यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों का कर्ज माफी, कृषि उपकरणों पर जीएसटी समाप्ति, खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिजली आपूर्ति में सुधार और विभागीय अनियमितताओं पर रोक लगाने जैसी प्रमुख मांगे शामिल रहीं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष खालिद पाशा, प्रदेश मुख्य सचिव रफीक खान, प्रदेश महामंत्री नवील अहमद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक ज्ञापन दिया है, इसके माध्यम से हमने ये मांगे रखी हैं कि साहब जो तुलसी, महमूदपुर और चिमयावली बिजली घर है, जिस पे लाइट की जो जंगल की विद्युत है वो बहुत ज़्यादा अनियमित तरीके से चलाई जा रही है।
वो कोई उसका तरीका ही नहीं है। जो 18 घंटे लाइट मिलनी चाहिए सुबह से शाम तक या दोपहर से रात तक, वो नहीं मिल रही है। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि सिरसी बिजली घर पर ख़ास तौर से मेरी शिकायत है और कंज्यूमर किसान उपभोक्ताओं की शिकायत है कि वहाँ पे अगर कोई भी फ्यूज़ या जम्फर उड़ गया तो वहाँ कोई जोड़ने वाला नहीं है। वो कहते हैं, वहाँ के जो लाइन मैन है, कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो कहते हैं कि साहब एसडीओ साहब से परमिशन लाओ या जेई साहब से परमिशन लाओ। मैंने खुद 2 या 3 बार एसडीओ साहब को फ़ोन करा, वो कॉल ना उठाते, जेई साहब कॉल ना उठाते, तो 2-2 3-3 दिन तक बिजली बंद रहती है। और ऐसे मौसम में अगर बिजली बंद रहेगी तो किसानों का तो फसल बर्बाद हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को लेके, जैसे जर्जर तार हैं, 11,000 के तार हमारे महमूदपुर माफी में हैं, और भी दिक्कतें, इन्हीं चीज़ों को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर ये मांगें हमारी पूरी नहीं होती हैं तो आगामी दिनों में हम यहाँ पे धरना ही रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय किसान यूनियन। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।